जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बायो साइंस के काफ़ी खूबसूरत प्रश्न लेकर आया हूं, जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं पहले, वह प्रश्न लेकर आए हैं। और यहां पे हम कोशिश करेंगे कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कैसे जो है कौन सा प्रश्न है, हम लोग अच्छे से देखेंगे। बस आपको दिमाग लगा, देखिए कोई भी प्रश्न होता है ज़्यादा भारी नहीं होता है। दिमाग लगाकर किसी चीज़ को जितना सोचिएगा उतना माइंड में बैठेगा। आप लोग क्या करते हैं, एक बार देख लिए, पढ़ लिए, दोबारा कहीं काम करें या कुछ करें वहाँ सोचते ही नहीं है। सोचिए, देखते नहीं है कि जितना आप निगेटिव तरफ थॉट ले जाइएगा, जितना सोचिएगा उतना माइंड में वो बातें घूमता है। तो आप पढ़ाई के मैटर को सोचिए, समझिए। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन लगे, जहाँ पे आप भूलने लगे, वहाँ पे आप एक बार देख लीजिए कि आखिर कहाँ पे हम भूल रहे हैं, और उसको फिर से रिपीट कीजिए, तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएगा। समझ गए? चलिए, छोटे छोटे प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है पेल्विक बोन के बारे में। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेल्विक बोन के संरचना के बारे में बताएं। तो चलिए पेल्विक बोन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पेल्विक बोन को हम लोग श्रोणी हड्डी, पेल्विक जो होता है किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों में पेल्विक बोन जो है पाए जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फीमेल में तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पेल्विक जो है एक महिला को प्रेगनेंसी के समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी हम लोग देखेंगे पेल्विक बोन, हिप बोन। ठीक है, चलिए, यह एक अनियमित आकार की पतली एवं शरीर की सबसे चपटी अस्थि होती है। सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि पेल्विक बोन जो होता है यह इरेगुलर शेप में होता है। किस शेप में होता है? इरेगुलर शेप में, मतलब इसका कोई नियमित आकार नहीं होता है। जैसे जांघ की हड्डी हो गया तो उसका नियमित आकार है कि एकदम लंबा होता है। ठीक है, बड़ा सा होता है। ठीक है, लेकिन इसका कोई शेप नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे अनियमित आकार की पतली एवं शरीर के सबसे चपटी अस्थि कहा जाता है। ठीक है, चलिए, बाल्यकाल में मतलब बच्चे के समय में यह अस्थि 3 अस्थियों से मिलकर बनती है एवं उनके बीच में रिक्त स्थान पर उपास्थि होते हैं। देखिए, ये जो पेल्विक बोन जो होता है बच्चे में, यह 3 हड्डियों से मिलकर बनता है। कितने हड्डियों से? 3 हड्डियों से। समझ गए? जैसे कुछ इस प्रकार से जो है आपका पेल्विक बोन जो है कुछ इस प्रकार से जो है बनते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इसके बीच में जो एक खाली जगह होता है, यहाँ पे कार्टिलेज जो है मिलकर बनाता है, और बाकी इस साइड से तो बोन होता ही है। बातें को समझ रहे हैं ना? तो ही कहता है कि बाल्यकाल में यह 3 अस्थियों से मिलकर बनती है, जबकि इनके बीच में जो ये जगह होता है, जो खोखला होता है, इसमें उपास्थि होता है, कार्टिलेज होता है। बातें को समझ रहे हैं? चलिए, वयस्क होने पर एक उपास्थि मतलब एक कार्टिलेज जो होता है अस्थि बन जाता है। मतलब बच्चा में यह 3 अस्थि से मिलकर बनता है, बीच में जो जगह खाली रहता है उसमें कार्टिलेज होता है, उपास्थि होता है। समझ गए? लेकिन आगे चल के जब एडल्ट होता है, समझ रहे हैं बातें को, जब एडल्ट होता है तो उस समय वयस्क होने पर, समझ गए बातें को, तो ये चीज़ें को ध्यान से जो है आप लोग समझिए। वयस्क होने पर जो होता है यह जो है आपको उपास्थि भी जो है हड्डी बन जाता है। बातें को समझ गए? तो वयस्क होने पर यह उपास्थि जो गैप को भरा रहता है बच्चे में, आगे चलकर यह जो है कार्टिलेज बन जाती है। ठीक है, तथा मिलकर एक ही अस्थि हो जाता है, ताकि मिलकर यह एक ही अस्थि में हो जाता है। बातें को समझ गए? चलिए, सबसे ऊपर वाले भाग को इलियम कहा जाता है। बातें को समझिएगा, क्योंकि 3 बोन से मिलकर बनता है, आपको पता है। तो सबसे ऊपरी वाले भाग को इलियम कहते हैं, आगे की ओर वाले भाग को जगन अस्थि मतलब प्यूबिस कहते हैं, तथा पीछे वाले भाग को आसनास्थि मतलब एस्कियम बोन कहते हैं। तो 3 बोन कौन होता है? इलियम, प्यूबिस और एस्कियम। बातें को समझ गए? चलिए, अस्थि के 3 भाग मिलकर एक विशेष रचना दोनों तरफ तैयार करते हैं। मतलब दोनों तरफ कहने का मतलब है कि इधर भी तैयार करते हैं ये अस्थि का तीनों भाग मिलकर, जो अस्थि की बाह्य सतह पर प्याले यानी कप के आकार का गड्ढा बनाती है, जिसको एसिटाबुलम कहते हैं। मतलब ये जैसे कप हो गया, ए हो गया, दोनों साइड से बन गया। अब ये जो दोनों साइड से है, बीच में जो कप के आकार का ये जो गड्ढा है, ये जो होता है क्या होता है आपका?
ये जो होता है इसे हम लोग एसीटाबुलम कहते हैं। जो दोनों ओर से हड्डियों के बीच में जो कप के समान जो रचना बनता है, सतह बनता है, ये एसीटाबुलम होता है। तो आप लोग बातें को समझ गए, पेल्विक बोन के बारे में समझ गए। पेल्विक बोन का कार्य क्या होता है? पेल्विक बोन का जो कार्य है आपके सामने में है, देख लीजिए। पेल्विक बोन का जो कार्य है आप लोग को यहाँ पे समझ लीजिए। पेल्विक बोन का अब काम क्या है? तो देखिए, पेल्विक बोन जो होता है, इस पेल्विक बोन इसी गड्ढे में फीमर बोन का गोल सिर शिफ्ट होता है। मतलब जो पेल्विक बोन होता है, इसका पेल्विक बोन का काम है कि आपके जो फीमर बोन होता है उस फीमर बोन को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, कनेक्ट करता है। तो इसी में जो गोल सिर फिट होता है जांघ का, वह इसी पेल्विक बोन में एक संरचना होता है, कैविटी गड्ढा होता है, उसमें शिफ्ट होता है जांघ का हड्डी, ठीक है। इसीलिए इसे पेल्विक हिप बोन भी कहते हैं। और पेशियों मसल्स के द्वारा मढ़ दिया जाता है, जिसके कारण कूल्हे का मोड़ हिप ज्वाइंट तैयार होता है। बातें को समझ गए? तो आप क्या समझे? इसका कार्य है, पेल्विक बोन का काम है कि यह हिप ज्वाइंट भी बनाता है, तैयार करता है, यानी इसमें फीमर बोन जो है शिफ्ट होता है पेल्विक बोन में। ओके, श्रोणि से ऊपर देख लीजिए, श्रोणि से ऊपर के व्यक्तियों के वजन को सहन करने। पेल्विक बोन का काम है कि यह वजन शरीर कमर के ऊपर का जितना भी वजन है उसका सहन करता है अपने ऊपर, ठीक है, इन्हें स्थिर रखता है। और इनके नीचे स्थित जो पैर है, जो जांघ है, उन्हें हिलने पर उन्हें बैठने और खड़े होने की अनुमति देता है। मीन्स यह अपने ऊपर पूरा वजन भी अड़ सकता है, यह स्थिर भी रखता है, और साथ में यह हमारे नीचे के अंग, पैर, जांघ, इन सब को खड़े होने और हिलने डुलने के भी अनुमति देता है। तो इसका एक काम है, ठीक है। पेल्विक बोन बहुत महत्वपूर्ण बोन होता है, आपके सामने में है, यही पेल्विक बोन होता है। जैसे मैंने बताया कि बीच में एक खोखला होता है, ठीक है, बीच में एक खोखला होता है बच्चा में, बट आगे चलकर यह भी जो है क्या होता है आपका कार्टिलेज। बच्चा में इसमें कार्टिलेज होता है, उपास्थि होता है, बट एडल्ट होने पर यह सब एक हड्डी जो है आपके बन जाते हैं, ठीक है, पेल्विक बोन का। अब आपके सामने है, यहाँ पे कलर डिसाइड है कौन सा। मैंने आपको पहले बताया कि इलियम, प्यूबिस और एस्कियम 3 हड्डी होता है। इलियम जो होता है एक यहाँ पे हड्डी है, ठीक है, इलियम ए वाला हड्डी है, समझ गए। उसके बाद होता है एस्कियम, तो जो ये हरा वाला है जघन अस्थि जो होता है, यही आपका एस्कियम है, समझ गए। ये आपके अंदर तक होता है, अंदर से, तो ये हो गया एस्कियम। और ये जो है सामने वाला होता है, ये आपका प्यूबिस है, समझ गए, पीला वाला, समझ गए। और ये तो आपका पूंछ वाला होता है, ये तो रीढ़ की हड्डी का है, तो ये अलग चीज़ें है, बाकी है। और ये जो गड्ढा देख रहे हैं, यही गड्ढा में जो है आपके इसी जो कैविटी है, इसी वाले गड्ढा में जांघ का हड्डी जो है आकर यहाँ पे शिफ्ट होता है दोनों जगह से, और यह ज्वाइंट बनाता है। बातें को समझ रहे हैं? चलिए, और एसीटाबुलम कौन सा है? तो इसके अंदर वाला जो जगह होता है, यहीं पे एसीटाबुलम होता है, समझ गए। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से समझ जाइए, बातों को समझ गए कि क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जिनको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में ले लीजिए। दीज आर इरेगुलर शेप, थीन, पतला और फ्लैट, सबसे चपटा हड्डी होता है शरीर में, ठीक है। बच्चा के दौरान यह बना होता है 3 हड्डियों से, ठीक है, और बीच में जो खाली जगह होता है उसमें कार्टिलेज भरा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एडल्ट होता है, वयस्क होता है, तो यह खाली जगह जो है क्या होता है, भर जाता है, समझ गए। और यह सब एक हड्डी में मिलकर बन जाता है। इसमें 3 हड्डियों से मिलकर बनता होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो होता है इलियम होता है, समझ गए। ऊपर वाला क्या होता है? इलियम होता है। मैंने पहले ही बताया कि ऊपर वाला जो है वो आपका क्या है? इलियम है। ऊपर वाला कौन सा? ये आपका इलियम है, ठीक है, इलियम है, समझ गए। उसके बाद आपके सामने में है, देख लीजिए। उसके बाद आपका होता है प्यूबिस है। उसके बाद आपका है पीछे वाला भाग जो होता है वह एस्कियम का होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एस्कियम वाला भाग है, ठीक है, ये पीछे वाला भाग है, ठीक है ना, ये एस्कियम पीछे से रहता है, समझ गए। तो ये चीज़ों को हरा वाला जो है पीछे साइड से है, फिगर में इस प्रकार से है। तो आप लोग ये समझ गए। बाकी काम क्या है? कंट्रोल करना, ठीक है, मूवमेंट करना, नीचे के अंगों को, ऊपर के अंगों को जो है स्थिर करके रखना, ठीक है ना, भार सहन करना, ये सब इसका काम है। ओके, चलिए, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग एस्केपुला में, एस्केपुला बोन। अब मैं बता देता हूँ, पेल्विक बोन जो होता है यह फीमेल में, मेल में तो
मेल में तो बच्चा उच्चा होने की कोई ऐसा होता नहीं है। तो यह पेल्विक बोन जो है फीमेल में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? क्योंकि यही पेल्विक बोन जो होता है खुलता है और क्लोज आता है। बढ़ने से बच्चा बाहर की तरफ आता है, ठीक है। जब ये खुलता है तो बच्चा बाहर की तरफ आता है। जब तक यह पेल्विक बोन अपने संरचना में परिवर्तन नहीं करेगा तब तक बच्चा बाहर नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। बातें को समझ रहे हैं? अब हम लोग के सामने आ गया स्कैपुला बोन। यह भी बोन पूछा गया है एग्जाम में 5 नंबर में, काफ़ी महत्वपूर्ण है स्कैपुला बोन। चलिए देखिए, स्कैपुला बोन बड़ी होती है, चौड़ी और तिनकोनी एवं चपटी अस्थि होती है। सबसे पहले ध्यान किसी भी क्वेश्चन का उसका महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले ध्यान में रखिए कि स्कैपुला बोन होता कैसा है। तो भाई स्कैपुला बोन बड़ी, ठीक है, यह चौड़ी भी होती है, तिनकोनी होती है और चपटी फ्लैट होती है। यह सभी आकार का बड़ा, चौड़ा, तिकोना और चपटा अस्थि है। ओके, जो स्कंध मेखला सोल्जर ग्रिडल का एक हिस्सा बनाती है। स्कैपुला बोन आपके सोल्जर ग्रिडल यानी आपके कंधे का जो हड्डी होता है उसको एक हिस्सा बनाती है, ठीक है। यह वक्ष के पीछे, मतलब यह सीने जो होता है उसके पीछे दूसरी तरफ दूसरी से 7वीं फसली के ऊपर, मतलब जो रिब्स होता है उस रिब्स के दूसरे से 7वीं फसली के ऊपर एवं मध्य में स्थिर होता है। मतलब दूसरे के ऊपर और 7वीं के बीच में यह स्थित होता है, परंतु पेशियों के द्वारा पसलियों से अलग होती है। परंतु यह रिब्स पे नहीं लगकर यह रिब्स से अलग होता है पसलियों के पेशियों के द्वारा, मसल्स के द्वारा। बातें को समझ रहे हैं? अभी तक क्या समझे? अभी तक क्या आप लोग समझे? अभी तक आप लोग यही समझे कि स्कैपुला एक बड़ी, एक चौड़ी और त्रिकोणी चपटी अस्थि है जो सोल्जर ग्रिडल को भी क्या करता है, सोल्जर ग्रिडल का एक हिस्सा बनाती है। मतलब यह एक कंधे की हड्डी का हिस्सा बनाती है। यह वक्ष के पीछे, मतलब यह सीने के पीछे दूसरा और 7वां फसली के बीच में स्थित होता है, परंतु यह मसल्स के द्वारा पसलियों से अलग होता है, ठीक है। रिब से यह अटैच नहीं रहता, रिब से अलग होता है। किसके द्वारा? मसल्स के द्वारा। बातें को समझ गए? इसके 2 सतहें होती है। इसके जो होते हैं, चूँकि यह फ्लैट है तो आराम से सतह होगा। तो 2 सतहें होती है, एक सतह पीछे की जिसको डोर्सल तथा दूसरी आगे की सतह जिसको कोस्टल या वेंट्रल कहते हैं। इसमें 2 सतह होता है। चूँकि यह फ्लैट होता है इसमें 2 सतह होता है, एक आगे का सतह और एक पीछे का सतह। अब आगे का सतह होगा तो चूँकि ये आप लोग को मैं बता दूं, स्कैपुला बोन कहने का मतलब है कि देखते होइएगा आप लोग, आपके पीछे से बैक में दोनों साइड, कंधा के दोनों साइड पीछे से देखिएगा चौड़ा चौड़ा जो है आप लोग को महसूस होगा, चौड़ा चौड़ा हड्डी है, वही आपके स्कैपुला होता है। समझ गए? तो उसमें जो चौड़ा चौड़ा भाग होता है, चूँकि वो हमारे सीने के पीछे है तो कहीं ना कहीं रिब्स के ही पीछे होगा। तो जो रिब्स के पीछे यानी जो स्कैपुला के जो आगे वाला भाग होगा वह डोर्सल होता है, तथा दूसरी आगे वाली देख लीजिए, एक सतह पीछे का जो होता है वह डोर्सल होगा, तथा दूसरी आगे वाला जो होता है जिसे कोस्टल या वेंट्रल कहते हैं। 2 सतह। ओके, आगे देखिए, कोस्टल पर एक गड्ढा होता है जिसको सब स्कैपुलर फॉसा कहते हैं। अब जो कोस्टल है, कोस्टल कौन सा है? कोस्टल है आगे वाला पर एक गड्ढा होता है जिस गड्ढा को सब स्कैपुलर फॉसा कहते हैं। पीछे वाली डोर्सल सतह पर एक उभरी हुई किनारी होती है जिसको स्कैपुलर स्पाइन कहते हैं। देखिए, आगे वाला पर एक गड्ढा होता है जिसे हम लोग सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं। समझ गए? आगे वाला पर गड्ढा होगा जबकि पीछे वाला पर उभरा हुआ सतह होगा जिसे हम लोग स्कैपुलर स्पाइन कहते हैं। यह स्पाइन स्कैपुला अस्थि के सुप्राफाइन फोसा तथा इंफ्रा स्पाइन फोसा की सीमा पर स्थित होती है। अब ये जो स्पाइन होता है, जो पीछे वाला भाग में जो आपके स्पाइन स्थित होता है, जो डोर्सल सतह है उस पर जो उभरी हुई जो सतह है वह एक स्कैपुलर स्पाइन है। तो ये पीछे वाला भाग पर जो स्पाइन है, यह स्पाइन जो होता है यह स्कैपुला अस्थि के सुप्रा स्पेनियस फोसा, ठीक है, सुप्रा स्पाइनियस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा के सीमा पर यह उभरा हुआ भाग स्पाइन स्थित होता है।
सुप्रास्पाइन और इंफ्रास्पाइनस, ठीक है। अतः यही स्पाइन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। अतः यही स्पाइन जो होता है एक इस साइड जो होता है, ठीक है, और एक जो है आपके इस साइड जो है इस प्रकार से हड्डी होता है पीछे से, इसी के बीच में जो है आपके, ठीक है ना, होता है, यही दोनों स्पाइन को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। एक दूसरे को, यही स्पाइन जो होता है एक दूसरे को अलग करता है, चूँकि स्पाइन बीच में ही होता है रीढ़ की हड्डी और ये दोनों पीछे से होता है, तो इन दोनों के अलग यही स्पाइन करता है। कौन? स्कैपुलर स्पाइन, ओके, जो कहाँ स्थित होता है? सुप्रास्पेनियस फोसा तथा इंफ्रास्पाइनियस फोसा के सीमा पर स्थित होता है। और यही स्पाइन जो है दोनों साइड के जो स्कैपुला है उसको एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। यह स्पाइन एक चपटा तथा चौड़ा नुकीला एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है, यहीं पर समाप्त हो जाती है तथा इसी बिंदु पर यह क्लेविकल अस्थि के साथ में संधिबद्ध होती है। अब आपको नहीं समझ में आएगा, फिगर के माध्यम से समझिए। देखिए, यही होता है आपका स्कैपुला बोन, ठीक है, यही होता है स्कैपुला बोन। यह आपका हाथ का हड्डी इसमें जुड़ा है। यह एक प्लेट जैसे त्रिकोणीय रचना है, देख रहे हैं, त्रिकोणीय रचना है, ठीक है ना, त्रिकोणीय रचना। अब इस फिगर में देखिए, एक व्यक्ति है, 2 से लेकर 7वें रिब्स के बीच में यह स्थित होता है पीछे से, ठीक है, दोनों साइड में लगा हुआ है, दोनों साइड में। यह क्लेविकल बोन से भी संधिबद्ध होता है, मतलब ज्वाइंट होता है। ये हो गया क्लेविकल बोन, इस क्लेविकल बोन से भी यह ज्वाइंट होता है, समझ गए, दोनों तरफ, समझ गए। यह ह्यूमरस बोन्स, इसमें एक गड्ढा होता है इसी स्कैपुला में, जो एक आपके सोल्जर ग्रिड बनाता है, ठीक है, इसी गड्ढा से जुड़कर हाथ वाला है। ये आपका क्लेविकल हो गया। और यही प्लेट नुमा जो त्रिकोना है स्कैपुला होता है, जो दोनों साइड में स्थित होता है, ठीक है। और यही बीच में जो होता है आपका स्कैपुलर स्पाइन होता है, समझ गए, जो नुकीला है, यही ना, देख लीजिए, जो नुकीला है यहाँ पे लिखा है ना, देख लीजिए, देख लीजिए, यह देख लीजिए, यह स्पाइन एक चपटा तथा चौड़ा नुकीला एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है, एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है, ठीक है। यही देखिए, यही वाला, यही एक्रोमियन प्रोसेस है। कैसे है? तो यहाँ से गया और ये वाला, ठीक है, यहाँ से गया और ये वाला, यही एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है। यही स्पाइन चौड़ा नुकीला होती है जो एक्रोमियन प्रोसेस भी बनाती है, ठीक है। तो यही बात को अच्छे से समझना था। नुकीला एक्रोमियन प्रोसेस बनाता था, यही पर समाप्त हो जाती है तथा यहीं पर समाप्त हो जाती है तथा इसी बिंदु पर यह क्लेविकल अस्थि के साथ में संधिबद्ध हो जाता है। अब देखिए, यह क्लेविकल बोन के बाद भी जो है, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक क्लेविकल बोन से भी ज्वाइंट है, क्लेविकल बोन से भी ज्वाइंट है, एक क्लेविकल बोन है, ये भी क्लेविकल बोन है, तो ये वाला यहाँ पे है ना क्लेविकल बोन से ज्वाइंट, तो ये दोनों क्लेविकल बोन से भी ज्वाइंट होता है, ठीक है। ए स्पाइना एक्रोमियन प्रोसेस बनाया, यह एक्रोमियन क्लेविकल से भी क्या होता है, संधिबद्ध होता है, समझ गए। और बाकी ये प्लेट उलेट तो है ही, बाकी समझ गए चीज़ों को। चलिए, ए हो गया आगे वाला और वो हो गया उसके पीछे हो जाएगा पीछे वाला भाग, समझ गए। बाकी अलग देखिए तो अलग यहाँ पे है, ये सब प्लेट स्कैपुला है, समझ गए, एक्रोमियन प्रोसेस है। यह एक कैविटी है जिसमें सोल्जर ग्रिडल शिफ्ट होता है, जिसे ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, समझ गए। तो ये सब चीज़ें जो है आपका हो गया, समझ गए। चलिए, स्कैपुला बोन को अगर इंग्लिश में चाहिए तो आपका इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया, समझा भी दिए, अब आप बताइएगा कैसे लगा। आगे है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव कहने का मतलब होता है, यह हमारा माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ का क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी का। तो ऑटोक्लेव का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। इसे अधिक दाब पर भाप द्वारा स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। ऑटोक्लेव जो होता है, यह हाई टेम्परेचर और हाई भाप स्टीम के द्वारा जो है यह एक प्रोसेस होता है। इसे अधिक दाब पर भाप द्वारा स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, समझ गए, स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है। इस विधि में अधिक दाब, ये जो ऑटोक्लेविंग होता है यह एक प्रोसेस होता है, एक विधि है जिसमें अधिक दाब मतलब हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता में इसका प्रयोग करके जो है इस प्रोसेस को शुरू किया जाता है, जिससे जो विष संक्रमण होता है डिसइंफेक्ट, इसके लिए आवश्यक तापमान बना रहे।
एवं ऑटोक्लेव में पैक की गई जो भी वस्तुएं हैं उसको शीघ्रता से भेदन हो सके। आप लोग देखते होइएगा कि जो सुधा वगैरह या जो भी पैकिंग वाला दूध होता है उसे फ्रिज में कई दिनों तक रखा रह जाता है, लेकिन उसको कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता है। लेकिन वह एक कच्चा पदार्थ है, ख़राब हो जाना चाहिए, लेकिन ख़राब नहीं हो पाता है, कई दिनों तक हम उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह मार्केट में आने से पहले जब उसे पैक किया जाता है, चाहे वो सुधा हो गया, चाहे मदर डेयरी, कुछ भी अलग अलग कंपनी का है, वो देखते होइएगा ख़राब नहीं होता है। फ्रिज में रखने पर कई दिन तक लोग उसका यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह जब फैक्ट्री में तैयार किया जाता है उसे, तो उसमें हाई प्रेशर का, मतलब अधिक दाब का, हाई टेम्परेचर का यूज करके और आर्द्रता का प्रयोग करके उससे जो है आवश्यक तापमान पर जो है उसे रखा जाता है और फिर जो है उसे पैक किया जाता है और पैक करके तब मार्केट में उसे उतारा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गाय या भैंस से दूध निकला और उसको पैकेट में सील किया और बाज़ार में उतार दिया। नहीं, बाज़ार में उतारने से पहले उसका प्रोसेस होता है, बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा उसे हीट किया जाता है। हीट करके फिर उसे बहुत ज़्यादा जो है ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद जो है उसमें फिर जाके जो है उसे पैक किया जाता है और तब जाके बाज़ार में उतारा जाता है। इसीलिए जो पैक की गई सामान होती है उससे आसानी से हम लोग भेदन कर सकते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार के होता है, एक वर्टिकल ऑटोक्लेव होता है और एक हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव होता है। तो यह दो प्रकार के जो है आपका ऑटोक्लेव है। एक होता है ऑटोक्लेव, एक मशीन की तरह होता है जिसमें एक वर्टिकल होता है और एक आपका जो है लेटा हुआ क्षैतिज होता है। सही ऑटोक्लेविंग के लिए निम्न दिशा निर्देशन का पालन होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ऑटोक्लेविंग करते हैं किसी भी वस्तु का, चूँकि ऑटोक्लेविंग के जरिए हम कीटाणुनाशन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ऑटोक्लेव एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि अगर आपको स्टेरिलाइजेशन करना हो, कीटाणुनाशन करना हो, बिल्कुल पूर्णतः सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना हो, तो उसमें हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं। चूँकि ऑटोक्लेव के जरिए हम बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट वगैरह का भी जो है हम इसे स्टेरिलाइज करते हैं। सर्जरी होने के बाद जो भी उपकरण होता है उसको हम आसानी से जो है इसके ज़रिए कर सकते हैं। तो जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इसमें जो यूज किया जाता है वह 1 to 1 यानी 121 डिग्री सेंटीग्रेड इतना होना चाहिए। काफ़ी हार्ड टेम्परेचर है, जबकि हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलते ही कोई भी लिक्विड जो है उबलने लगता है, लेकिन यहाँ पे 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का यूज किया जाता है। फ़ारेनहाइट में इतना यूज किया जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ऑटोक्लेव में कितने तापमान के यूज किया जाता है, देख लीजिए। दाब का मतलब है कि इसमें 15 LBS प्रति इंच दाब का उपयोग किया जाता है। समझ गए? तो आपके सामने में है, दाब इतना यूज किया जाता है और कितने समय तक? 30 मिनट तक। 30 मिनट तक जो है हम किसी चीज़ को इतना तापमान, इतना दाब देने पर जो है वह विसंक्रमित हो जाता है। समझ गए? तो ये हो गया। अब यहाँ पे और चीज़ों देख लीजिए, समझ लीजिए। यह सूक्ष्म जीवों मतलब पैथोजन को नष्ट करने के लिए सबसे उत्कृष्ट एवं प्रभावशाली विधियों में से एक है। मैंने पहले ही बताया कि अगर कीटाणुनाशन करना हो किसी भी उपकरण का, किसी भी सामान का, तो जो ऑटोक्लेव होता है काफ़ी उत्कृष्ट और इफ़ेक्टिव माना जाता है ऑटोक्लेव को। समझ गए? ऑटोक्लेविंग हेतु जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे ऑटोक्लेव कहते हैं। ऑटोक्लेविंग एक प्रक्रिया है और इसमें जो भी उपकरण का उपयोग करते हैं हम लोग उसे ऑटोक्लेव कहते हैं। बातें को समझ गए? देखिए यही है, समझ गए? यही है। ये हो गया आपका वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। समझ गए? ये हो गया आपका वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यह वर्टिकल है मतलब खड़ा है, यह भी एक उपकरण है ऑटोक्लेविंग का और यह भी एक उपकरण है ऑटोक्लेविंग का। समझ गए? लेकिन यह जो है लेटी हुई है। बातें को समझ गए? तो दोनों उपकरण हैं और चूंकि ऑटोक्लेविंग जो होता है वह एक उपकरण के सहायता से ही किया जाता है। तो आप बड़े बड़े दूध के फैक्ट्री वगैरह में जाइएगा तो ये तो छोटा छोटा उपकरण है, इससे बड़ा बड़ा उपकरण लगा होता है उसमें ऑटोक्लेव करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली जो दूध का ऑटोक्लेविंग के लिए जो तापमान होता है वह 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आपको किया जाता है। समझ गए? तो ये चीज़ें हो गया। बाकी अगर कोई उपकरण वगैरह को करना पड़ता है तो आप लोग देखते होइएगा अस्पताल समय, सर्जरी वार्ड समय ऐसा उपकरण होता है। इसी उपकरण में रख कर जो है उस जो भी सीजर वगैरह जो भी उपकरण हो उसको जो है विसंक्रमित किया जाता है सर्जरी के बाद। बातें को समझ गए? चलिए
अब जिनको इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है, आप चाहें तो इंग्लिश में जो है इसे नोट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से सभी तीनों प्रश्न बता दिया। अब आपका काम है कि इन तीनों प्रश्न को बेहतर से रिवाइज कर ले, चूँकि यह तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। मैंने पढ़ा दिया, 2 एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, 1 माइक्रोबायोलॉजी से, एक ऑटोक्लेव बता ही दिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।